एक बार एक बैंक के अंदर बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। चोरी भी थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 100 करोड़ रुपए के सोने और चांदी की और नकदी की जब चोरी होती है तो ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से ये बात पूरे देश में फैल जाती है। शायद उस प्रदेश की ये सबसे बड़ी घटना थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोग इस घटना को लेकर हंगामा शुरू कर देते हैं। लगातार मांग बढ़ने लगती है कि जल्दी से इस घटनाक्रम का खुलासा कीजिए। ऐसी कौन सी जगह थी, चाहे चौराहा हो, बस स्टॉप हो, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के कार्यालय हो या फिर चाय की दुकान हो, खेत खलियान हो, कहां पर चर्चा नहीं थी इस बात की। शहर दर शहर, गांव दर गांव जब लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक गांव में 3 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते आपस में चर्चा करते हैं, कहते हैं कि भैया बहुत बड़ी चोरी हुई है, जिसके पास ये माल गया होगा वो तो मालदार हो जाएगा। दूसरा कहता है कि कभी खुलासा नहीं हो सकता इस घटना का, चोरी करने वाले बहुत ही तेज तर्रार आदमी थे, बहुत ही ब्रिलियंट टाइप के आदमी रहे होंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है कि हम लोग तो ऐसे ही बड़े बड़े कारनामे करते हैं। बस इतना कहना था और ये बात कहते हैं कि जब मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है। बात पराई हो चुकी थी। शुरू में लग रहा था कि मजाक कर रहा है, लेकिन ये बात जब पब्लिक के सामने जाती है, ये बात जब अधिकारियों के सामने जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। ऐसा खुलासा कि शायद उस प्रदेश के इतिहास में ना पहले इससे ऐसी घटना घटी थी, ना अभी तक घटी है और शायद भविष्य में इस तरह की घटना घटे, इस बात की भी उम्मीद नहीं कर सकते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ एक जिला है सोनीपत, जो कि हरियाणा में लगता है। उसका एक शहर है गोहाना। बात कर रहा हूं 27 अक्टूबर 2014 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास, जैसे कि अमूमन बैंक खुलते हैं। इस शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, रोजमर्रा की तरह सोमवार के दिन खुल रहा था, यानी कि 1.5 दिन की छुट्टी के बाद, लगभग 36 घंटे बाद जब बैंक खुलता है तो बड़ा कैश इस बैंक में दूसरे बैंकों से आता है और उस कैश को मैनेजर के माध्यम से स्ट्रांग रूम के अंदर रखा जा रहा था। जैसे ही उसको कैश को रखा जाता है तभी उस बैंक मैनेजर की नजर पहुंचती है जो पास का ही एक रूम है लोकर पर, और लोकर को जब अपनी आंखों से देखते हैं तो बड़ी संख्या में लोकरों के ताले टूटे पड़े थे और बड़ी संख्या में जो जरूरी कागजात थे लोगों के, वो कागजात जमीन पर फैले हुए थे। और जैसे ही वो बैंक मैनेजर ये बात देखते हैं और अपनी टीम के सदस्यों से बातचीत करते हैं तो उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और तुरंत ही एक अलार्म जो बैंक के अंदर होता है, जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंचती है, तुरंत इसको बजर को दबा देते हैं। और जैसे ही बजर दबता है तो आसपास के इलाके में भी खलबली मच जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अभी बैंक खुले 9:30 बजे तो हुए हैं और इतनी जल्दी कैसे, मतलब कुछ घटना हो गई है। सारे के सारे स्टाफ वाले जब स्ट्रांग रूम के में होते हुए और जब पहुंचते हैं, लोकर्स की तरफ पहुंचते हैं, तो अपनी आंखों से देखकर सबकी हालत खराब थी, क्योंकि ज्यादातर लोकर्स के ताले टूटा पड़े हुए थे। बस इतना देखना था। पुलिस मौके पर आती है और ये खबर, ये बात उस शहर में आग की तरह फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगते हैं। लगभग इस बैंक के अंदर 360 लोकर्स थे और लोकर्स के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जरूरी चीजें रखते हैं। कुछ पैसे रखते हैं तो कुछ सोना चांदी या फिर डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। इस तरह के जो सामान थे जब लोगों के पास बात ये पहुंचती है, जिनके लोकर्स थे इसके अंदर, वो लोग वहां पर रोते बिलखते चीखते हुए बैंक की तरफ दौड़ने लगते हैं। उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, बड़ी संख्या में लोग बैंक के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस भी मौके पर आती है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर आती, जो बैंक मैनेजर है वो अपने लेवल से उस घटना स्थल की जब मुआयना करने की कोशिश करते हैं तो इसी लोकर्स रूम के अंदर एक लगभग 8 फीट का गहरा गड्ढा था। झांक कर देखते हैं तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है। अब अंधेरे में क्या करें, तभी पुलिस मौके पर आती है। पुलिस भी अपने स्तर से इस मामले की छानबीन करने लगती है और देखते ही देखते बात प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के डीजीपी तक बात जब पहुंच जाती है तो पुलिस भी इसमें हाई अलर्ट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे, चोरी हुए काफी टाइम हो चुका था। अब पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती थी। उस गड्ढे के बारे में जब पुलिस के उच्च अधिकारियों को पता चलता है और जो वहां मौके पर आए थे अधिकारी, उनको पता चलता है, तो 2 पुलिस वाले उस गड्ढे के अंदर उतारे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये गड्ढा क्या है। लगभग 8 फीट गहरा गड्ढे के अंदर जब वो झांक कर देखते हैं तो अंधेरा होता है। टॉर्च लेकर जब उसमें चलने लगते हैं तो लगभग 125 मीटर दूर, यानी कि एक गली पार करते हुए एक मकान के अंदर वो सुरंग का मुहाना खुल जाता है। यानी कि एक तरफ जो मुहाना खुलता है उसका, वो बैंक के अंदर था और दूसरी तरफ लगभग 125 मीटर की दूरी पर एक घर के अंदर खुलता है। घर के दरवाजे चारों तरफ से बंद थे और देखकर जाले वगैरह उसे लग रहा था लगभग ये 5 साल से या उससे कहीं ज्यादा ये मकान खुला नहीं है। पुलिस आनन फानन ही उस मकान मालिक की तलाश शुरू करती है और उस मकान मालिक का नाम होता है महिपाल। महिपाल भी वही बात कहता है जो पुलिस ने अंदाजा लगाया था कि साहब मैं तो 4-5 साल से इस मकान में आया ही नहीं, इसका ताला लगा रहता है।
पुलिस वालों की प्राइम सस्पेक्ट यानी कि मुख्य जो अपराधी टाइप का लग रहा था वो इस मकान का मालिक लग रहा था। लेकिन पुलिस को जब उसे सवाल जवाब करते हैं तो एक जवाब ऐसा देता है कि पुलिस शांत हो जाती है। वो कहता है कि साहब, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि मैं अपने ही घर के अंदर से एक सुरंग बनाऊंगा और सुरंग बनाकर बैंक के अंदर जाऊंगा और वहां से सारा सामान समेट कर अपने लेके आऊंगा और इस बात की किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी, यानी कि मैं अपने ही घर के अंदर से चोरी करूंगा। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को भी हैरानी होती है, हाँ कोई आदमी आखिरकार ऐसा क्यों कर सकता है। प्राइम सस्पेक्ट था, उसके नंबर सर्विलांस पे लगा दिए जाते हैं और सर्विलांस पे लगाने के बाद अब इसकी जांच पड़ताल शुरू करने लगते हैं कि कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। वक्त आगे बढ़ रहा है, उधर से लोकर्स जितने भी थे, जितने लोगों के थे, और लोगों का हंगामा बैंक के बाहर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगती है। कुछ व्यापारी, कुछ शहर के जिम्मेदार लोग वो भी सड़कों पर उतरने लगते हैं। सबकी एक ही मांग थी कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है, जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा करिए, नहीं तो पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा। पुलिस के लिए चुनौती लगातार बढ़ती चली जा रही थी कि आखिरकार इस घटनाक्रम के बारे में कैसे खुलासा करें। कोई सीसीटीवी नहीं अंदर, कोई आने जाने का रास्ता नहीं। एक घर के जो दरवाजे जिस खुल भी रहे थे तो मकान मालिक कहता है कि मैं 5 साल से इस घर में आया ही नहीं, तो आखिरकार मैं चोरी करूंगा ही क्यों, या फिर मैं क्यों फंसने के लिए ये काम करूंगा। जब पुलिस परेशान हो जाती है तो तब डीजीपी आकर मीडिया से मुखातिब होते हैं। मीडिया से कहते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी देगा हम उसको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। जब ये बात सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम मीडिया के माध्यम से गांव गांव, शहर शहर जब फैल जाती है तो कौन नहीं चाहेगा कि एक चुटकी बजाते ही 10 लाख रुपए उनकी जेब में आ जाएं। अब ऐसे ही इस घटना को लेकर सब लोग चर्चा कर रहे थे। पास का ही एक गांव लगता है कटवाल गांव। इस गोहाना गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर था। और अब ये 1-2 दिन पहले की बात है, यानी कि 28 अक्टूबर की रात की 27 तारीख की सुबह इस घटना का लोगों को पता चलता है और लगभग 12-13 घंटे से या फिर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है जब पुलिस को कुछ हाथ में लगता है और तभी इस बात की घोषणा की जाती है कि 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसी बीच में 3 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते वो डींगे हाँकने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और बड़ी बड़ी बातों में कहीं ना कहीं छोटा सा क्लू देता है कि ऐसी चोरी करना तो चुटकियों का काम है। जब यही बात वो व्यक्ति सुन रहा था, अगले दिन उसको होश आता है, यानी कि अब बात कर रहा हूं मैं 29 अक्टूबर 2014 की रात लगभग 10 बजे के आसपास एक नंबर जारी किया गया था। उन्हीं 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है कि साहब, ये कोटवाल गांव से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। हम लोग अभी बैठ के 2-3 दिन पहले शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते एक व्यक्ति कुछ ऐसी बात करता है, हो सकता है कि आपका चोर इनमें से कोई सा हो, आप देख लीजिए। पुलिस इस फोन को बड़ी गंभीरता से लेती है और साथ ही पुलिस ने उधर जो महिपाल है उसका नंबर भी सर्विलांस पर लगाया हुआ था। जब सर्विलांस में नंबर लगता है तो महिपाल नहीं जानता था कि उसके पास भी कोई फोन आते हैं। तभी एक फोन आता है उसके सगे साले का, सतीश का। सतीश कहता है, जीजा जी ये जो घटना हुई है कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी बवाल मच जाए, कुछ बात हो जाए। तो सतीश कुछ ऐसी बात करता है जो कि रिकॉर्ड हो जाती है। अब पुलिस के लिए 2 प्राइम सस्पेक्ट थे, एक तो खुद इस मकान मालिक का जो साला है वो सतीश, और दूसरा उस गांव के अंदर कोटवाल जो कटवाल गांव है उसके अंदर जो शराब पीते हुए व्यक्ति होता है वो। पुलिस जाती है और पुलिस वहां से बलराज दुहन और साथ ही उसका एक दोस्त होता है सुरेंद्र, इनको पकड़ के लेके आती है और इनसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है क्योंकि पुलिस पे लगातार जो दबाव पड़ रहा था। और इस वक्त जब वो बात बोलता है, जब खुलासा करते हैं तो वाकई हैरानी होती है, परेशानी भी होती है। उधर इनके पकड़े जाने से महिपाल जो था व्यक्ति, उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इसलिए महिपाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और पानीपत रोड की ओर चला जाता है। वहां जाने के बाद लावारिस उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और लगभग 10-12 घंटे बीत जाते हैं, यानी कि 30 अक्टूबर की बात है। 30 अक्टूबर की 10-11 बजे के आसपास वो व्यक्ति जो पानीपत रोड पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, राह चलते लोगों ने जब उस पर देखते हैं तो उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी थी। कोई ऐसा विषाक्त पदार्थ उसने खाया था और वो मर चुका था। अब ये मरा क्यों है या किसी ने मारा है, ये सवाल आज भी, यानी कि 7-7.5 साल के बाद भी आज भी राज का राज बना हुआ है। इसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है, ये भी आज भी राज बना हुआ है। लेकिन पुलिस वाले जब उन्हें पकड़ते हैं, साथ ही पकड़ के लेकर हैं सतीश को, क्योंकि वो भी प्राइम सस्पेक्ट था, और जब इनसे बातचीत करने लगते हैं तब वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है, क्योंकि महिपाल इस शहर का बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था। महिपाल इस शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और बहुत अमीर व्यक्ति था। जब उसे लगा कि शायद मेरा नाम सामने आएगा, जो भी आज तक इज्जत कमाई है वो इज्जत चुटकी बजाती गायब हो जाएगी, इसलिए जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वो अपनी जान दे देता है। और जब सतीश से इस बात के बारे में पूछा जाता है, उससे जानकारी जुटाई जाती है, तो बताता है कि महिपाल शहर के रसूखदार व्यक्ति जरूर थे, लेकिन वो कुछ समय से कर्जे में दबे हुए थे। वो कह रहे थे कि क्यों ना एक ऐसी प्लानिंग की जाए
क्योंकि उनके घर के पास में एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, क्यों ना उसको लूट लिया जाए। तो ये आपस में प्लानिंग करते हैं साले और बहनोई कि अगर हम छत के रास्ते जाएंगे पकड़े जाएंगे, हम वैसे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अपने घर से एक सुरंग खोदी जाए और सुरंग खोदने के बाद बैंक के अंदर जाएंगे और उस पर करेंगे काम। अब यहाँ से गांव के कटवाल के 2 व्यक्ति पकड़े जाते हैं। इनके 3 व्यक्ति होते हैं और तीनों व्यक्तियों को मिलाकर सतीश और महिपाल, 5 लोग एक प्लानिंग करते हैं। ऐसी सटीक प्लानिंग, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पहले इससे कोई आपराधिक वारदात भी नहीं इन्होंने की थी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो इस पर रिसर्च किया है कि इस घर से कहां पर ये सुरंग खोदनी है, कितनी दूरी पर सुरंग खोदनी है और कहां पर जाके सुरंग निकलेगी। पहले इरादा ये था कि ये या तो सुरंग निकलेगी स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर या लोकर्स के अंदर, जिसमें भी निकलेगी उनकी पोबारे हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। सितंबर के प्रथम सप्ताह से ये अपनी सुरंग की खुदाई शुरू कर देते हैं और उतनी ही सुरंग खोदते थे जितनी मिट्टी को ये खपा सकते थे या फिर सही जगह लगा सकते थे। 125 फुट की दूरी पर ये लाश था और वहां पर जाकर ये सुरंग खत्म होनी थी। यानी कि यहां से अब जब खुदाई कर रहे हैं, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और एक दिन चुनते हैं और वो दिन होता है शनिवार का। शनिवार के आधा दिन से एक लोकर्स के अंदर लिखा हुआ भी रहता है कि आज यानी कि शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लोकर्स खुलेंगे, इसके बाद बंद कर दी जाएंगे। कई बार सैटरडे की छुट्टी भी होती है, शायद फर्स्ट और अंतिम सैटरडे की, है ना, सेकंड सैटरडे की और अंतिम सैटरडे की, शनिवार की जब छुट्टी होती है बैंक की, तो ऐसे में बैंक कर्मी अपने जरूरी काम निपटाते हैं और दोपहर के बाद ज्यादातर बैंक कर्मी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं और इनके पास लगभग अब बैंक बंद होने से लेकर बैंक खुलने तक 36 घंटे का समय था, लेकिन उस सुरंग के अंदर जाने में महज 57 सेकंड का समय लगता है और ये पूरी हो चुकी थी। और ये वारदात को ये अंजाम देते हैं 25 अक्टूबर 2014 की रात को। ये जब बैंक बंद हो जाता है तब उसके अंदर जाते हैं और जाने के बाद बड़े इत्मीनान के साथ उस बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो इनका जो सुरंग का जो मुहाना खुलता है वो खुलता है लोकर्स के रूम के अंदर, जबकि इनके इरादे थे स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर खोलने के, लेकिन उसमें नहीं खुलता। और उसके बाद ये अपना जो भी यहाँ से लोकर्स के ताले थे वो खोलने शुरू कर देते हैं। 360 लोकर्स के तालों में से 86 लोकर्स के ताले तोड़ देते हैं और 86 में से 7 लोकर्स ऐसे होते हैं जिनमें महज जरूरी कागज थे जो कि उनके किसी काम के नहीं थे। बाकी लोकर्स के अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ था, बहुत सारी चांदी भरी हुई थी। सोना चांदी वो बोरी के उसमें इकट्ठे करते रहते हैं और बारी बारी से तोड़ते रहते हैं और तोड़ते तोड़ते काफी वक्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा ना हो पकड़े जाएं, इसलिए इसे प्रोग्राम को यहीं बंद कर दीजिए, यहीं खत्म कर दीजिए। और वो अपना सारा सामान भरकर सुरंग के रास्ते वापस उस घर से निकल जाते हैं और आपस में बंटवारा करते हैं। बंटवारे में जब बात होती है तो वो कहता है कि मैंने ये प्लानिंग की है, यानी कि महिपाल कहता है कि जितना भी नकदी मिलेगी वो नकदी मेरी होगी, सोना चांदी तुम्हारा होगा। उसके अंदर ही बैठ के प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में कटवाल के बलराज, दुहन, सुरेंद्र, सतीश या राजेश, ये लोग उसी इर्द गिर्द इलाके के होते हैं। महिपाल इस घर का मेन मालिक होता है। अरविंद, रोहित और अमन, इन 3 लोगों को सिम कार्ड के लिए चुना जाता है। ये सिम कार्ड की व्यवस्था करते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं होता। और साथ ही वो प्रोफेशनल बंदे थे जो कटवाल गांव के थे। उसमें एक बढ़ई भी था और एक मजदूर था जिसको ये जिम्मेदारी दी थी कि सुरंग को कैसे खोदना है, कैसे नहीं खोदना है। पांचों लोग मिलकर, यानी कि बलराज, सुरेंद्र, सतीश, राजेश और महिपाल, यही लोग मिलकर सुरंग को खोदते हैं और यही लोग उसके अंदर जाते हैं और यही लोग वहां से माल निकाल के लेकर आते हैं। और जब लोगों ने अपने अपने सोने चांदी की कीमत बताई थी, संख्या बताई थी, तब जाके पता चलता है लगभग 100 करोड़ रुपए का सोना चांदी इन्होंने उस पर हाथ साफ कर दिया है। लेकिन एक बैंक की खास बात होती है, बैंक चाहे कोई भी हो, आप उनका लोकर अगर किराए पे लेते हैं तो उस लोकर के अंदर क्या रख रहे हैं आप, बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। उसमें कोई चीज कम हो जाती है तब भी बैंक को कोई मतलब नहीं होता है। बैंक की हालांकि जिम्मेदारी होती है लेकिन वो लोकर्स के अंदर कितना है, क्या है, उन्हें क्या पता। हो सकता है किसी ने अगर 1 किलो सोना उसके अंदर रख दिया और वो अपना ही सोना गायब करके चुपचाप ले जाए और वो कहे कि मेरा तो इसके अंदर 1 किलो था। इसलिए बैंक वालों को सिर्फ चाबी देने का हक होता है कि ये अपना लोकर लीजिए, इसके अंदर आप क्या रखते हैं अपनी जिम्मेदारी है, खुद अपने आप से संभालिए, चाबी आपके पास रहेगी और जब चाहें आप खोल सकते हैं, जब चाहें आप इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए बैंक ने हाथ खड़े करने की कोशिश की। जब बैंक हाथ खड़े कर रहा था तो बैंक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, क्योंकि बैंक की इसमें भूमिका संदिग्ध लोग मान रहे थे, अधिकारी मान रहे थे, हालांकि उनकी कोई भूमिका संदिग्ध नहीं थी। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति जो राजेश होता है उसकी भी मौत हो जाती है। महिपाल खुदकुशी कर लेता है। पुलिस वाले बाकी इन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। हालांकि ये हरियाणा प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की घटना होती है और इसको अंजाम देने वाले भी बिल्कुल नौसखी टाइप के थे और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस घटना को अंजाम दिया था। यदि वो व्यक्ति शराब पीकर डीगे नहीं हाँकता
तारीफें नहीं करता कि हम तो ऐसा कर देते हैं, तो शायद इस घटना को खोलने में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता और महिपाल ये कहकर हमेशा बचता रहता, जैसे कि अब वो 2-3 बार पुलिस ने बुलाया था और वो आराम से बच भी रहा था कि साहब मैं अपने घर में क्यों सुरंग खोदने के लिए बैठ गया, क्योंकि वो ही इनमें सबसे ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ था, वो ही सबसे ज्यादा रसूखदार के साथ साथ शहर में इज्जत भी रखता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका नाम सामने आ जाएगा, इसलिए वो अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लेता है। घटना का खुलासा होता है और उस बताने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है, जब ये बात शराब वराब पीने के दौरान जब बात खुलती है। खैर 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस घटना के संबंध में कोर्ट की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं आया है कि उन आरोपियों को क्या सजा दी गई है। अभी भी तारीख पर तारीख पड़ रही है। भारतीय कोर्ट, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रणाली तो आप जानते हैं कितना लंबा चलता रहता है। पता नहीं कब जाकर उन आरोपियों को सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।